हाँ जी दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खास टॉपिक है हमारे कंपनी जेड का सेक्शन नंबर 25 जो कि बात करता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस के ऊपर। ठीक है, जिसका पूरा नाम है वो ये है कि डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज फॉर सेल टू बी डीम्ड प्रोस्पेक्टस। मतलब क्या हुआ? डीम्ड बेसिकली वर्ड का मतलब क्या होता है कि प्रिज्यूम कर लेना, मान लेना कि यही प्रोस्पेक्टस है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए ना आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। एक थोड़ी सी स्टोरी सी है, वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, उससे फिर रिलेट करेंगे और बहुत छोटे से बहुत अच्छे तरीके से हमारा समाप्त हो जाएगा। बेसिकली सेक्शन है आपका 25, इसके अंदर दो सब सेक्शन है जो प्राइमरीली इंपॉर्टेंट है, फिर दो सब सेक्शन आएंगे जो कि कुछ कंडीशंस बताएंगे और दैट्स इट। चार सब सेक्शन के अंदर हमारा ये पूरा पूरा सेक्शन एज पर लॉ फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं पहले एक स्टोरी की। सपोज कीजिए एक कंपनी है, अभी आपने देखा है पीछे क्या कि प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए कई सारी फॉर्मेलिटीज है। सेक्शन 26 देखा आपने, उसके रूल्स वगैरह फॉलो करने होते हैं, सेबी की कुछ गाइडलाइंस वगैरह आती है, उसको फॉलो करना होता है पब्लिक ऑफर लाने के लिए। ठीक है, अब सपोज कीजिए कोई कंपनी चाहती है कि हम पब्लिक ऑफर लेके आए और ना ही कंपनीज एक्ट को फॉलो करें, मतलब 26 की बातों को ना फॉलो किया जाए और ना ही सेबी की गाइडलाइंस वगैरह को फॉलो किया जाए, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए, उनके प्रोविजंस को फॉलो किया जाए। तो इस केस में कंपनी जनरली क्या करती है कि वो शेयर्स खुद पब्लिक इशू नहीं करती हैं, वो किसी और को इशू कर देती हैं। जैसे कि आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा अंडरराइटर्स का। ठीक है, जैसे आपने कॉन्सेप्ट सुना हुआ है किसका? अंडरराइटर्स का। आप सपोज कीजिए उन्होंने किसी अंडरराइटर्स को शेयर्स इशू कर दिया और उन अंडरराइटर्स ने उसको जाके फर्दर इशू किया। अब जब वो अंडरराइटर्स उसको फर्दर इशू करेंगे तो हो सकता है वो कुछ डॉक्यूमेंट दे पब्लिक ऑफर के लिए, मतलब पब्लिक ऑफर के लिए पब्लिक के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह इशू करें कि भैया हम ये शेयर्स है जो कि किसी और कंपनी के, सपोज ए लिमिटेड की कंपनी है और कोई बी लिमिटेड है जो अंडरराइटिंग कंपनी है, वो उसको इशू कर रही है ये कहते हुए कि भैया ए लिमिटेड की ये शेयर्स है जो कि हम बेच रहे हैं, पब्लिक को इनवाइट कर रही है उस ऑफर के। ठीक है, तो उस केस में जो बी लिमिटेड जो डॉक्यूमेंट्स देंगी, इशू करेंगी पब्लिक में, वो सारे डॉक्यूमेंट्स मान लिए जाते हैं कि बी लिमिटेड के नहीं है, ए लिमिटेड के हैं। किसके मान लिए जाएंगे? कि वो बी लिमिटेड के नहीं है, किसके हैं? ए लिमिटेड के। और उस पे लग जाएगा हमारा सेक्शन नंबर 25 जो कि कहेगा कि भैया जो डीम्ड प्रोस्पेक्टस है आपको यहाँ पे सेक्शन 26 भी फॉलो करना पड़ जाएगा और आपको सेबी की गाइडलाइंस वगैरह भी फॉलो करनी पड़ जाएगी। और नहीं करते हो अगर फॉलो, तो उस केस में जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होते थे प्रोस्पेक्टस की रूलिंग को ना फॉलो करते वक्त, मतलब कि कोई भी मिस स्टेटमेंट ओमिशंस वगैरह को लेकर जो भी पेनल्टी प्रोसीजर, जो भी कॉन्ट्रवेशन, जो भी सिविल क्रिमिनल लायबिलिटी, ईच एंड एवरीथिंग जो कि प्रोस्पेक्टस में लगता था, वो सारे प्रोविजंस लग जाएंगे किसके ऊपर? डीम्ड प्रोस्पेक्टस पे। अब यहाँ पे ए लिमिटेड ये कहेगा कि जी हमने तो इशू नहीं किया, लेकिन आप क्या करना चाह रहे हो? आप कहीं ना कहीं वायलेट करना चाह रहे हो कंपनीज एक्ट को और किसी और जरिए शेयर मार्केट में लाना चाह रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन को समझते हुए लॉ में ये सेक्शन 25 डाला गया जो कि इन सारी चीजों को ये कहीं ना कहीं रोकता है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, जिनको ये शेयर्स दिया गया, जो अंडरराइटर्स हैं यहाँ पे, वो अंडरराइटर्स जो है वो कंपनी भी हो सकती है और वो फॉर्म भी हो सकती है, दोनों सिनेरियो हो सकता है। हम तो कंपनी जो हमारे शेयर्स इशू होंगे मार्केट में, लेकिन हम जिसको दे रहे हैं अंडरराइटर्स को, वो हो सकता है वो कंपनी हो और वो हो सकता है कि वो कोई फॉर्म हो, पार्टनरशिप फॉर्म हो, दोनों चीजें पॉसिबल है। तो दोनों के सिनेरियो को लेके एक हमारा क्लॉज नंबर, इसका मतलब सॉरी सबसेक्शन 4 आएगा, उस पर ध्यान देंगे। मतलब आपके दिमाग में रखना है कि जो इशू हो रही है, जो मेन कंपनी है वो हमारी कोई कंपनी ही होगी, लेकिन जो अंडरराइटर्स है वो कंपनी भी हो सकते हैं और वो फॉर्म भी हो सकते हैं, जिनको हमने शेयर्स अलॉट किया या फिर एग्री टू अलॉट है, हमने आज नहीं दिया, हम कह रहे हैं कि फ्यूचर में आपको शेयर्स देंगे और आपको इसको बेचना है। ठीक है, फिर एक कंडीशन इसके अंदर क्या आएगी कि सामने वाली जो दूसरी कंपनी जिसको, जो अंडरराइटर्स है बेसिकली, उसने उस शेयर्स को 6 महीने के अंदर ही बेच देना। अगर 6 महीने के बाहर जाके बेचा तो वो हमारा 25 की उसमें एप्लीकेबिलिटी नहीं लगती। और नंबर 2 दूसरा कंडीशन क्या आएगा कि उनसे पैसा हमें रिसीव नहीं होना चाहिए। मतलब कि हमने अंडरराइटर्स को दिया शेयर्स और अंडरराइटर्स ने क्या कहा कि सर जी ऐसा है, जब ये शेयर्स बिक जाएंगे ना तब आपको पैसे देंगे, अभी नहीं दे दिया। ऐसा नहीं कि हमने शेयर दिया, उन्होंने हमें पैसे दे दिए और वो उसको बेच रहे हैं, फिर वो अंडरराइटर्स वाला कॉन्सेप्ट ही रह जाता। अंडरराइटर्स का कॉन्सेप्ट ही तब अराइज होगा, या जिसको हम कहते हैं इशूइंग हाउस, उसका कॉन्सेप्ट ही तब अराइज होता है जब हम उनको शेयर देते हैं और वो हमसे कहते हैं कि जी ये बिकेगा तो आप पैसे ले लेना, नहीं बिकेगा तो बात खत्म, या फिर हम सब्सक्राइब कर लेंगे, एज द केस में भी जो भी कंडीशन रहा हो। लेकिन द थिंग इज कि आपको पैसे अभी नहीं मिले हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों कंडीशन, जो दो कंडीशन बताई कि 6 महीने वाला पॉइंट और पैसे ना मिलने वाला पॉइंट, अगर ये दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो 25 लग जाएगा। ठीक है, अगर दोनों ही फुलफिल नहीं होती, मतलब कि 6 महीने के बाद उन्होंने बेचा और पैसे आपको पहले मिल चुके थे, तो उस केस में आपका ये सेक्शन 25 एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 25। अब फटाफट से इसको देख लेते हैं। ये बेसिकली कहता है कि डॉक्यूमेंट्स बाय विच द ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक इज मेड, मतलब कि ए ने बी को दिया और बी पब्लिक में देने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट इशू कर रहा है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या मान लिया जाएगा कि वो ए लिमिटेड के हैं और सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा? हमारा डीम्ड प्रोस्पेक्टस। अब अगर डीम्ड प्रोस्पेक्टस हो जाएगा तो प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड जितने भी रूल्स थे, जो भी आपने पढ़ा था कि क्या क्या मैटर्स होने चाहिए आपके प्रोस्पेक्टस के अंदर, सेक्शन 26 जो था वो सेम टू सेम अप्लाई हो जाएगा इसके अंदर।
मतलब वो सारे मैटर्स आपको इस डॉक्यूमेंट के अंदर भी होने चाहिए, अगर नहीं होंगे तो वो वायलेशन माना जाएगा, फिर उसकी जो पेनल्टी प्रोसीजर थे वो सारी चीज लग जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये कहता है डॉक्यूमेंट्स विच डीम टू बी अ प्रोस्पेक्टस, जो मैंने आपको कहानी बताई उसी से रिलेट करेगा। दूसरा पॉइंट आता है सिक्योरिटीज ऑफर्ड फॉर सेल टू द पब्लिक, तो जो हमने सेल किया उसकी क्या कंडीशन आई, पहला कि विद इन 6 मंथ हमने उसको अलॉट किया, मतलब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को अलॉट किया, उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर वो पब्लिक को ऑफर हो जाना चाहिए, और दूसरा कि जो पूरा कंसिडरेशन है वो हमें ना मिला हो बीच में इन दोनों पॉइंट के, और ये सेकंड सबसेक्शन की जो क्लॉजेस हैं इसके बीच में और है, मतलब दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगा तो 25 लग जाएगा, अगर दोनों ही फुलफिल नहीं होता तो उस केस में सेक्शन 25 आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका थर्ड सबसेक्शन, जो की बात करता है इफेक्ट ऑफ सेक्शन 26 क्या था आपका, मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस, क्या क्या चीजें हैं जो प्रोस्पेक्टस में आनी चाहिए। तो ये कह रहा है कि भैया 26 जो है वो तो एज इट इज जो सारी बातें थी वो तो रहेगी, उसके एडिशनली 25 के अंदर की कुछ बातें भी हैं वो भी आपको प्रोस्पेक्टस के अंदर डालना पड़ेगा, मतलब कि ए लिमिटेड ने अलॉट किया या एग्री टू अलॉट किया बी लिमिटेड को, बी जो है वो अंडर राइटर्स है वो इसको इश्यू कर रहे हैं, इस टाइप की जो भी और बातें होंगी और कुछ एडिशनल 1-2 पॉइंट और हैं, वो सारी चीजें भी आपको प्रोस्पेक्टस में मेंशन करनी होगी। मतलब 26 जो था आपका सेक्शन वो और बड़ा हो गया अगर 25 उसके अंदर जुड़ जाएगा तो, डीम प्रोस्पेक्टस लग जाएगा तो। साथ ही में एक पॉइंट और क्या आ रहा है कि क्या कंसिडरेशन आपको रिसीव्ड हो गया, नेट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन क्या रिसीव हो गया या क्या रिसीव होने वाला है, किससे, बी लिमिटेड से, उस चीज को भी आपको मेंशन करना पड़ेगा अपने प्रोस्पेक्टस में। उसके बाद टाइम और प्लेस, जब आपने एग्रीमेंट किया है, ए लिमिटेड ने बी के साथ जो एग्रीमेंट किया उसका टाइम और प्लेस क्या था उसको भी आपको मेंशन करना पड़ेगा अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर। और एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है इसके अंदर कि जब बी लिमिटेड को डॉक्यूमेंट इशू करेगा तो हो सकता है कि जो बी लिमिटेड का डायरेक्टर हो, बी कंपनी का जो डायरेक्टर होगा जिसने उस डॉक्यूमेंट को इशू किया, वो उस डॉक्यूमेंट के अंदर एज अ डायरेक्टर बी लिमिटेड को लिखा जाएगा। ऑब्वियसली बात है, जब बी लिमिटेड एक प्रोस्पेक्टस सपोज इशू कर रहा है जो कि ए के बिहाफ पे है, लेकिन बी लिमिटेड इशू कर रहा है, तो बी लिमिटेड उसमें ए का नाम थोड़ा लिखेगा, वो तो अपने डायरेक्टर का नाम लिखेगा अगर वो कोई कंपनी हुई तो उसने जो अपने डायरेक्टर का नाम लिखा हुआ है तो उस केस में उस डायरेक्टर को ये एज्यूम कर लिया जाएगा, जो भी पर्सन उस डॉक्यूमेंट के अंदर एज अ डायरेक्टर मेंशन है उसको एज्यूम कर लिया जाएगा कि वो जो पर्सन है वो बी लिमिटेड का डायरेक्टर तो है ही, साथ में वही पर्सन ए लिमिटेड का भी डायरेक्टर है। ये आपका इसका फोर्थ पॉइंट कहता है कि उसको मान लिया जाएगा कि वही जो पर्सन जिसका डॉक्यूमेंट के अंदर नाम लिखा हुआ है डायरेक्टर, वो जो डायरेक्टर है वो किसका डायरेक्टर है, वो ए लिमिटेड का, मतलब मेन कंपनी का आपका डायरेक्टर है। तो ये कहता है आपका इसका सेकंड पॉइंट। तो ये सिनेरियो है कि आपको पहला पॉइंट कह रहा है कि इन एडिशनली आपको 2 बातें और लिखनी है, पहला कंसिडरेशन, दूसरा टाइम एंड प्लेस, और फिर सेकंड इसका पॉइंट कहता है कि वो जो डायरेक्टर होगा जो कि इशूइंग हाउस का होगा या अंडरराइटर्स का होगा, वो डायरेक्टर को मान लिया जाएगा कि वो आपका ओरिजिनल कंपनी, जो मेन ओरिजिनेटिंग कंपनी है जिसके शेयर्स बिक रहे हैं, उसका डायरेक्टर है। ठीक है, नाउ उसके बाद बात आती है फोर्थ, आपका लास्ट पॉइंट कहता है क्या कि जो ऑफर किया जा रहा है कंपनी, हम जो मतलब मेन कंपनी जो है वो जो ऑफर कर रही है पब्लिक ऑफर के लिए, किसको, या तो वो कंपनी को करेगी या तो वो फॉर्म को करेगी, जो मैंने बताया आपको। अब अगर कंपनी को कर रही है तो उससे जो हम एग्रीमेंट करेंगे वो एग्रीमेंट कब वैलिड माना जाएगा, जब उस एग्रीमेंट पे साइन किया हो कम से कम सामने वाली कंपनी के 2 डायरेक्टर ने। मतलब कि अगर मैंने सपोज किसी कंपनी के साथ ये डील किया है, जो जिसके साथ डील कर रहे हैं अंडरराइटर्स जो है वो कंपनी है, तो उसके अंदर उस कंपनी के कम से कम 2 डायरेक्टर ने उस एग्रीमेंट पे साइन किया हो, जो शेयर्स अलॉटमेंट का हमने एग्रीमेंट किया है, तब वो हमारा वैलिड माना जाएगा। अगर वो फर्म है तो उसके अंदर मोर देन हाफ का मतलब कि अगर सपोज उसके अंदर 4 पार्टनर हैं तो कम से कम 3 पार्टनर ने उस पर साइन किया हो, सहमति दिखाई होगी उस एग्रीमेंट के लिए। अगर 8 पार्टनर है तो कम से कम 5 पार्टनर, मतलब मोर देन हाफ उस पर एग्री होने चाहिए और उनके उस पर साइन होने चाहिए, तब जाके वो एग्रीमेंट जो है आपका वो क्या माना जाएगा, वैलिड एंड सफिशिएंट माना जाएगा। ये कहता है इसका फोर्थ पॉइंट। तो ये बेसिकली 4 पॉइंट है जो सेक्शन 25 डील करता है। पहला पॉइंट बात करता है कि किस डॉक्यूमेंट को माना जाएगा और क्या उसकी लायबिलिटी वगैरह की बातें होंगी। दूसरा पॉइंट आता है आपका कि क्या कंडीशंस हैं, इसमें 6 महीने का और कंसिडरेशन ना मिलने वाला पॉइंट आया। फिर तीसरा पॉइंट आता है कि 26 की एप्लीकेबिलिटी कैसे हो जाएगी, उसकी एडिशनल आपको और क्या बातें इसके अंदर लेके चलनी है। और फोर्थ पॉइंट आता है कि किस किस के साइन होने जरूरी है जब आप एग्रीमेंट करोगे। इसको एक बड़े अच्छे से पिक्चराइज तरीके से समझाया हुआ है कि हैज द अलॉटी सोल्ड शेयर्स टू पब्लिक विद इन 6 मंथ। अलॉटी मतलब बी लिमिटेड, क्या उसने 6 महीने के अंदर पब्लिक को बेच दिया? अगर सवाल का जवाब है हाँ जी 6 महीने के अंदर बेच दिया, तो क्या हो जाएगा, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। अगर नहीं बेचा तो फिर दूसरा सवाल पूछेंगे उससे कि क्या पूरे पैसे, मतलब अलॉटी पेड फुल कंसिडरेशन टू द कंपनी बिफोर ऑफर फॉर द सेल टू द पब्लिक, मतलब पब्लिक को बेचने से पहले क्या जो बी लिमिटेड है उसने ए लिमिटेड को पूरे पैसे दे दिए थे। अगर सवाल आएगा नहीं दिए थे तो ये डी प्रोस्पेक्टस हो जाएगा। हाँ जी पैसे पूरे दे दिए थे, तो फिर तो नॉर्मल सेल हो गई एक तरीके से कि हमने उसको बेचा, वो अब आगे बेच रहा है, बेचता रहे, कोई दिक्कत नहीं, अगर हमें पैसे मिल गए तो डी प्रोस्पेक्टस का पॉइंट यहाँ पे नहीं लगता। ठीक है, तो ये है पूरी चर्चा आपकी। इसको बस यहाँ पे ये थोड़ा सा समराइज करके रिपीट किया हुआ है, नथिंग एल्स।
तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 25। आई होप इसको सिस्टमेटिकली आपको समझ में आया होगा। आप एक बार रीड मारेंगे तो और ये अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए जी।